हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के जीएस पेपर 1 का सेट ए है हमारे पास और अभी हम देखेंगे कि इस सेट ए के 1 to 100 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स क्या होंगे। हम लेटर ऑन इसके एक्सप्लेनेशंस पे ले आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात कर रहा है, तो हेज फंड और वेंचर कैपिटल आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आता है, बॉन्ड एंड स्टॉक आपका ट्रेडिशनल आता है, तो इसका सही जवाब है बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है इनकम से रिलेटेड है, एसबीआई के आरबीआई के, और इसका सही जवाब है ए। ओनली 1 and 2 इसका सोर्स है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि कितने करेक्टली मैच है। देखिए ये तीनों इनकरेक्टली मैच है, ये इसका है, ये इसका, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो कोई भी करेक्टली मैच नहीं है। सो इस 3 का आंसर है डी। 4 पे आए तो 4 पे आंसर जो है वो ये बी आर एस आर, ये सेबी करती है, ये आरबीआई का इससे कुछ लेना देना नहीं है। सो ये गलत है, ऑप्शन ए आपका ये सही है, तो 4 का बी होगा। 5 की बात करें तो देखिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नॉन टैक्सेबल है, लेकिन अलाइड एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं रखा गया है, सो ये गलत है। एंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड ये कैपिटल एसेट में नहीं आता, इसलिए इसका इनकम भी एग्जेम्प्टेड होता है। तो इसका सही जवाब है कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो 5 का जो आंसर है वो डी होगा। 6 की बात करें तो देखिए 6 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। एक्सप्लेनेशन हम देखिए, इंडिया में हम रिसोर्स रिच नहीं है, हमारे पास 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं लेकिन हम रिसोर्स रिच नहीं है सब में। सो इसका सही जवाब 6 का सी है। 7 पे चलते हैं, 7 का आपको मिल जाएगा। 7 का जो करेक्ट आंसर है ये है ए है, इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। 8 की बात करें तो 8 का आंसर है, देखिए इसमें रॉन्ग क्या है कि क्वेश्चन है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को कोई भी वार्न करने वाला नहीं, जबकि सेबी के गाइडलाइंस हमेशा आते हैं, टीवी पे ऐड भी में भी आप सुनते हैं, तो 3 या स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो 8 का करेक्ट आंसर आपका ए है। 9 के करेक्ट आंसर की बात करें तो 9 का जो आंसर है वो ए है, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। 10 की बात करें तो लाइबिलिटी और इनकम की बात है गवर्नमेंट की, तो 10 में आपका सही जो आंसर है वो 1 and 2 होगा। इंटरेस्ट रिसिव्ड लाइबिलिटी नहीं होती है गवर्नमेंट की, और अगर आपको ये पता होता तो आप एग्जैक्ट डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस फेस या प्राइमा फेस से डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन काम माइंड से आप सही पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 राजा राम मोहन राय के बारे में है, दोनों स्टेटमेंट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। ही पोजेस ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम, यानी सती के लिए ग्रेट लव था उनके पास, तो नहीं था, तो ये गलत है। नहीं, ये स्टेटमेंट 2 ह्यूमन डिग्निटी की बात किए थे, सोशल इक्वालिटी की बात किए थे, तो ओनली 2 इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन को हम थोड़ा सा रहने देते हैं। देखिए नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, अगर हम 1905 का मूवमेंट से इसको एसोसिएट करें या फिर 1920 का जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम था उससे एसोसिएट करें, स्टिल इसका जो आंसर है जो है वो इस तरह थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है, तो इसको आप मिसलेनियस में रखेंगे। चलिए 13 पे चलते हैं। अरघटा एक इरिगेशन डिवाइड था, इट इज अ लार्ज व्हील अर्थन पॉट्स टाइड टू आउटर इंलैंड एंड इट्स स्पोक। सो अरघटा एक लार्ज व्हील अर्थन पॉट, बी 13 का बी होगा। 14 की बात करें तो 14 का जो आंसर है महेंद्र वर्मन 1 है। मता विलासा विचित्र चरित्र, ये सब महेंद्र वर्मन 1, पल्लवा किन्होंने ने टाइटल लिया था। ये क्वेश्चन सबको पता होगा, फाहिम चंद्रगुप्त 2 के टाइम में आया था, तो बी होगा आंसर। आगे चलते हैं, 16 की बात करें तो 16 का आंसर जो है वो सी है। अगर 17 का देखें तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी करेक्टली मैच, तो सिर्फ इसमें 1 and 4 करेक्टली मैच है, तो ओनली 2 वुड बी आंसर। अगर आपने क्वेश्चन हाउ मेनी एंड विच वन देखा होगा तो आप अच्छा प्लेस कर सकते हैं। 18 की बात करें तो 18 का सही आंसर बी है। गंधर्वा महाविद्यालय विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ग्वालियर में खुले थे।
19 की बात करें तो 19 में जो ये देखिए अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे है, ये प्रादेशिका राजुका नियुक्ता ये सब विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट थे, तो 19 का ए होगा। एंड 20 की बात करें तो ये लाइन बाय लाइन स्पेक्ट्रम से आया है और इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। 21 पे चले तो देखिए कि पूछा है कि कितने हाउ मेनी जो है वो नाटो के मेंबरशिप हैं। सो बुल्गारिया एंड क्रोशिया छोड़ के बाकी चारों जो है वो है, सो ओनली 4 आर करेक्ट, सिर्फ 4 जो है वो सिर्फ 4 हैं, 2 नहीं है, सॉरी ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया नहीं, आप देख लेंगे, बट बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी एंडीज माउंटेन पासेस थ्रू कितने कंट्रीज पूछा गया है, देखिए ब्राजील और पैराग्वे का आप लोकेशन देखेंगे, मैपिंग में भी हमने डिस्कस किया था, इनको छोड़ करके बाकी चारों बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला एंड इक्वाडोर इनसे पास करती है। सो 22 एंडीज माउंटेन पासेस थ्रू 4 कंट्री, सो सी इज द आंसर। अगर हम देखें कि लेक तंग्यानी देखिए अफ्रीका में है, ये मैपिंग में देखा था, बट इक्वेटर इक्वेटर जो है वो लेक इक्वेटोरिया से पास करती है, तंग्यानी बहुत नीचे है। लेक टोनले सैप ये कंबोडिया में है, ये लेकिन कंबोडिया का आप लोकेशन देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया काफी ऊपर है। पेटोस लगून ब्राजील में तो है, लेकिन ब्राजील से इक्वेटर भी पास करती है, लेकिन पेटोस लगून से पास नहीं करती है, ये हमने मैपिंग में देखा था। और एक्सेप्ट पटोस लगुन हमने दोनों मैपिंग में देखा था, तो कितने कंट्रीज कितने से पास करती है, किन्हीं में से भी पास नहीं करती है, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 24 टर्मरिक प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सो इसके ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो 1 2 3 द आंसर इज डी। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मोर देन 30 वैरायटीज आर प्रोड्यूस्ड, एंड ये चारों जो स्टेट्स है ये मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसर स्टेट्स है इंडिया में, सो आंसर इज डी इज करेक्ट। क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड, देखिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल है, एंड इसका सारा 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलें, सो देखिए दोनों स्टेटमेंट्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया में लेस ड्राई विंड्स नहीं होते हैं, यहाँ पर डिजर्ट्स पाए जाते हैं, डिजर्ट्स यानी मोर ड्राई विंड्स होंगे, तो ये स्टेटमेंट 2 ही अपने आप में करेक्ट हो जाता है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। बट सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, सहारा सब ट्रॉपिकल डिजर्ट है, टेम्परेट में जाएंगे तो सर्बिया वगैरह में देखेंगे कोल्ड डिजर्ट मिलता है, यहाँ पे लेस ड्राई नहीं मोर ड्राई विंड्स होंगे ना, सो इसलिए 26 का सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें 27 का, तो देखिए देखिए ये आपके जो प्रेशर बेल्ट से इनके मूवमेंट से रिलेटेड है, सो इन जनवरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आल्सो कम्स बेन इक्वेटर व्हाइल क्रॉसिंग लैंड मास और पोल वाइल क्रॉसिंग ओशन, सही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडा होता है एंड लैंड मास जल्दी ठंडा होता है एज कम्पेयर टू वाटर बॉडी, तो लैंड मास पे इक्वेटर, नॉर्दर्न लैंड मास में जो अभी मैं एक्सप्लेनेशन में पढ़ रही, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। एज फार एज एयर इज कंसर्न, एयर जो होगा वो वार्मर होगा और लैंड मास के कंपेरिजन में, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि द कॉज इज कि लैंड मास जल्दी हीट होता है, जल्दी कूल होता है, ये कॉज है, एंड वाटर बॉडी जितना स्लोली हीट होता है उतना ही स्लोली कूल होता है, ये रीजन है स्टेटमेंट का। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 1 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो 27 का आपका बी होगा। आइए 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या जो भी है इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए इसमें क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, क्ले पोरस होता है लेकिन इसकी परमिएबिलिटी कम होती है, बट ये पोरस होता है, सो इसका करेक्ट आंसर है कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 3 इज करेक्ट। देखिए अगर आप इसको एलिमिनेट कर लेते, आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन अगर आप इसको एलिमिनेट किए हैं तो इस तरह से क्वेश्चंस के ऑर्डर है कि आप इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानते फिर भी आप पहुंच सकते थे, क्योंकि आपको सिर्फ 3 को एलिमिनेट करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स 1, बाकी को आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली आपको लगेगा कि ऑफ कोर्स स्टेटमेंट 3 तो गलत है, यानी इन दोनों में से एक सही है, सो करेक्ट आंसर इज 28 का सी। चलिए 29 पे चलते हैं। 29 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ये एटमॉस्फेयर के जनरल फिनोमेना से रिलेटेड है, ऑल आर करेक्ट। ये आपको पता है बिना एटमॉस्फेयर के अर्थ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो चला जाएगा, एंड जो एटमॉस्फेयर है
जो अर्थ रेडिएट करती है हीट उसको ट्रैप करता है, उसकी वजह से मेंटेन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस है जो कि वो ट्रैप करते हैं रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब करते हैं। सो इसका आंसर 29 का सी है। 30 पे चले राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, तो देखिए ये इसका आंसर सी है। एंड जो भी है ये रूरल पुअर मेजोरिटी के लिए, सो इसका आंसर सी है। अगर हम चले 31 देखें तो if you see to the case का statement, both statement 2 and statement 3 are correct but only one of them explain statement 1 इसका आंसर बी है। ये स्टेटमेंट 1 इज अपने आप में इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, लेकिन ये दोनों मिलकर स्टेटमेंट 31 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई एक एक्सप्लेन कर रहा है। सो द 31 का करेक्ट आंसर बी है। 32 पे आए तो 32 का जो आंसर है डी है, दैट नाइदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। आप अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट 2 एलिमिनेट कर दें कि कॉप 28 में जो डिक्लेरेशन है वो बाइंडिंग है, देखिए नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। तो बाकी आपको स्टेटमेंट 1 एंड 3 नहीं भी पता है तो भी करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो 32 का जो आंसर है वो डी है। 33 की बात करें, 33 का आंसर सी है। देखिए पोलर आइस मेल्ट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके वाटर जो है वो इक्वेटर वार्ड ही जाएगा। दैट विल बी ये ग्लोबली मिक्स होगा, ग्लोबली, ठीक है। और सेकेंडली आप देखें तो इक्वेटर टुवार्ड्स इक्वेटर एक आपको इक्वेटर पे एक ग्रेडियंट देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट जो है जनरल स्टेटमेंट, आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली ये गलत है, ठीक है। सो जनरली अगर यहाँ होता तो ये सही होता, बट एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है इसलिए गलत है। सो बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अर्थ के एक्सिस में भी शिफ्ट देखने को मिलता है। सोलार फ्लेयर्स के बारे में जो स्टेटमेंट है सही है, बट वाटर मूव करेगा तो इक्वेटर वार्ड ही मूव करेगा, ये गलत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 33 का सी। चलिए 34 पे चलते हैं। 34 की बात करें तो 34 का जो आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट अगर आप देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इसको एक्सप्लेन करता है। आप इसको पढ़िए, इसके बाद बिकॉज लगाइए तो ये रीजन दोनों जस्टिफाइड है। सो 34 का ए होगा। 35 पे ये 35 का जो है नेचुरल सॉल्यूशंस फाइनेंशियल हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। डायरेक्ट एयर कैप्चर, देखिए ये दोनों अगर आप पढ़ें तो ये दोनों आपका डायरेक्टली यहाँ से मतलब जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप इसको पढ़े तो ब्रॉडली आप रिलेट कर सकते हैं। तो इस डायरेक्ट एयर कैप्चर के तीनों बेनिफिट हैं यहाँ पे, आप सी वुड बी करेक्ट। अगर 37 की बात करें तो देखिए ये बहुत ही फैक्चुअल है, बट स्टिल जो पीकॉक टैरेंटुला है ये ऑर्चिड क्रस्टेशियन नहीं है। सो इसका जो ये आर्बोरियल स्पीसीज है, नेचर हैबिटेट इसका। सो द करेक्ट आंसर इज डी। पीकॉक टैरेंटुला वाला करेक्ट आंसर डी है। 2 एंड 3 वुड बी आंसर। अगर हम चले 38 पे चले तो जो पहला ही स्टेटमेंट है कि जो पर कैपिटा एमिशन है लेस देन 0.10 CO2 नहीं है, ये मोर देन है। और इसको अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूस यानी पावर सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, सो यू रीच टू सी। सो द 38 का सी हो गया। एंड देखिए यहाँ पे कैसे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। पपाया वुडी श्रब तो नहीं है, राइट, पपाया श्रब तो नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। मिंट सालों भर मिलता है और पहली बार ये श्रब नहीं है, ये हर्ब है। तो एनुअल देखिए कैसे एनुअल लिखा है, ये तो पेरेनियल है, सालों भर मिलता है। श्रब लिखा है, मिंट श्रब नहीं है, मिंट हर्ब है। तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ से, आपको ओनली 3 यहाँ से देखने को मिलता है। सो आंसर वुड बी बी, 39 का बी। अगर 40 पे आए तो देखिए आप अगर बात करते हैं स्टेटमेंट 3 पे आइए, बोलता है कि वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर जो है वो सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन एटमॉस्फेयर। एयर में जितना ऑक्सीजन है उसका सिर्फ ओशियन का सरफेस वाटर ही कई फोल्ड जो है वो कंटेन करता है। यह स्टेटमेंट बहुत ही गलत है, इसको एलिमिनेट करते हैं आप। और ये तो आपको पता ही है, रैन फॉरेस्ट को वर्ल्ड का लंग्स बोला जाता है। बिकॉज अगर रीजन आपने एक बार भी पढ़ने की कोशिश की होगी कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि रैन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन द ओशियन। सो आपने ये पता है आपको, ये गलत है, यहाँ से आप पहुंच सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2। तो 40 का ए।
चलिए 41 पे चलते हैं। 41 की बात करें तो देखिए इसका 41 का आंसर इज सी पूछा है। किसके अल्टरनेटिव पावर व्हीकल, देखिए फ्यूल सेल अल्टरनेटिव पावर है, हाइड्रोजन हाइब्रिड व्हीकल अल्टरनेटिव पावर है, हाइड्रोजन फ्यूल जो है अल्टरनेटिव पावर है। ये कंफ्यूजन हुआ होगा आपको फुल बैटरी में, देखिए लेकिन जब फुल बैटरी की बात होती है तो यहाँ पे हम इंटरनल कंबशन नहीं होता है, और अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल वही हो जहाँ पे कोई इंटरनल कंबशन ना होता है। तो फ्यूल बैटरी की जो टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पे कोई भी इंटरनल कंबशन नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। तो 41 का आंसर सी है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में बात करें तो देखिए सारे इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। सारे वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिक होवरिंग सारे के सारे नहीं कर सकते, और सारे के सारे सिर्फ बैटरी सप्लाई ही पे चले जरूरी नहीं है। सो ऑल आर करेक्ट, और पूछा था करेक्ट कितना है, तो कोई भी करेक्ट नहीं है। सो 42 का डी होगा। 43 की बात कर, देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा मतलब बहुत ही बारीकी पूछ लिया। बेसिकली ग्रेफाइट एनोड में यूज होता है, बाकी छोड़ करके कैथोड में होता है। और ये क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली जिनको बहुत बारीकी आता होगा तो आता होगा, अदरवाइज छोड़ने वाला सा। सो ग्रेफाइट एनोड में यूज होता है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो 43 का सी है, नहीं भी बना होगा तो कोई बात नहीं। 44 पे आए तो पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से प्लास्टिक यूज होते हैं। आई ग्लास लेंसेज, देखिए उसमें प्लास्टिक यूज होता है, आपको पता है लेंसेज प्लास्टिक के बने होते हैं। कार के टायर्स में प्लास्टिक होता है, सिगरेट बट्स में प्लास्टिक होता है। तो ये तो बहुत ही मतलब ऑल ऑफ द एबव वाला सवाल है। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी किन किन, देखिए यूरिया में कोल गैस सीन गैस वगैरह का यूज होता है, इथेनॉल में होता है, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन के प्रोडक्शन में फैट का यूज होता है, सीन गैस का यूज नहीं होता है। इसलिए सिर्फ इथेनॉल और यूरिया दैट इज सिर्फ ओनली 2 के प्रोडक्शन में कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होता है। ये न्यूज में रहा है इसलिए आपसे पूछा गया। CL-20 HMX से क्या है, ये मिलिट्री वेपन्स है। सो 46 का बी होगा आंसर। चलिए 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन है ये मजरोना 1 चिप के बारे में, ये क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये आपका अमेजन वेब सर्विसेज ने प्रोड्यूस नहीं किया, ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोड्यूस किया है। डीप लर्निंग एक सबसेट है मशीन लर्निंग का, आपको पता है। सो 2 को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो सही जवाब पे पहुंच जाते हैं। 57 का हो गया सी। चलिए 48 पे चलते हैं। ये एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से रिलेटेड है, मैनमेड प्रोटीन है, एंड मतलब इसका आंसर डी है। चलिए हम थोड़ा सा इसको फास्ट करने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 49 देखिए, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, जबकि मोस्ट ऑफ द वायरस आर फाउंड इन द ओशन वाटर। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज नाम सुना होगा, वैसे वायरसेस जो है बैक्टीरिया पे सर्वाइव करते हैं। एंड नो वायरस कैन चेंज सेलुलर एक्टिविटी इन होस्ट सेल, गलत है। सो इसका जो आंसर है डी है। मतलब 49 का जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। देखिए 50 अगर आप सुने, 50 को पढ़े, एक्टिवेटेड कार्बन को आप एक बार पढ़े, तीनों स्टेटमेंट अपने आप में इंडिविजुअली करेक्ट है। और इस स्टेटमेंट को पढ़ के बाद जब बिकॉज लगाएंगे तो स्टेटमेंट 2 भी उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, एंड स्टेटमेंट 3 इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। सो दैट्स वाई 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, सो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। चलिए 51 पे चलते हैं। देखिए पॉलिटी से सवाल बहुत सही आए हैं, इसमें आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन 2 में डाउट हुआ होगा कि एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रीज फंडामेंटल राइट। तो आपको पढ़ाया गया है कि ऑर्डिनेंस है सेम फोर्स एंड इफेक्ट एंड एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऑर्डिनेंस का ये सेम फोर्स इफेक्ट होता है पार्लियामेंट्री एक्ट का। तो अगर पार्लियामेंट एक्ट बना करके फंडामेंटल राइट्स अब्रीज कर सकती है तो ऑर्डिनेंस से भी फंडामेंटल राइट अब्रीज किया जा सकता है। करेक्ट आंसर पूछा है तो डी होगा, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश नेम्ड आफ्टर ए फोर्ट, सही है, ईटा फोर्ट है वहाँ पे। स्टेट में 2 नेशनल पार्क है, मोलिंग नेशनल पार्क है और नामदफा नेशनल पार्क है, करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे आया है, ये भी सही है, ऑल ऑफ द 3 आर करेक्ट। इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिर्फ इंटर स्टेट काउंसिल है। तो आपका जो 53 है उसका सही जवाब ए होगा। आप अगर इसको देखें तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ वन ही इजी सवाल है कि एक्सप्लिसिट प्रोविजंस है गवर्नर के डिस्क्रिप्शन के, एंड प्रेसिडेंट कैन रिजर्व अ बिल बाय हर ऑन विदाउट बीइंग फॉरवर्डेड बाय गवर्नर, ऐसा नहीं होगा, गवर्नर ही फॉरवर्ड करेगा। सो करेक्ट पूछा है तो ए ही ऑप्शन होगा।
सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव डीपीएस भी है, रीच वैल्यूइंग रीच वेजिटेरियन कल्चर फंडामेंटल राइट ड्यूटी है, एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये फंडामेंटल राइट है। आपको बोला था फंडामेंटल राइट डीपीएस की ड्यूटी को रिवाइज करके जाइए। इसका 55 का जो सही आंसर है वो सी है। चलिए 56 पे चलते हैं। शेड्यूल एरिया के प्रोविजन से रिलेटेड है। स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स, देखिए दोनों अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा ना तो भी अगर आप पढ़ते तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर नीदर वन नॉर टू है। अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री कौन सा आता है तो इस करेक्टली मैच है। कोयर बोर्ड आपको पता है हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, ऑटोमेटिव बोर्ड कॉमर्स के आता है, ट्रेड इंफॉर्मेशन ये एमएसएमई के अंदर आता है। तो 57 का सी करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत ही शानदार सवाल इन्होंने पूछा है अमेंडमेंट से रिलेटेड, और इन सब के अमेंडमेंट्स के लिए स्टेट्स का 368 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन लगेगा। सो करेक्ट आंसर इज डी। 58 का जो होगा वो डी होगा। अगर 59 की बात करें तो नो गवर्नर, देखिए ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए वो लायबल ही नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं हो सकती। और मेंबर ऑफ ये बिल्कुल ये जनरल लाइंस जब आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं तो ये लाइंस आपको वहाँ पे एग्जैक्ट लाइंस मिलती हैं, तीनों के तीनों से है। कोई भी एमएलए एमपी स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ भी करता है उसके लायबल नहीं होता। अगर हम बात करें तो 60 का जो करेक्ट आंसर है, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम, तो सिर्फ इन चार में से 3 एक्टिविटीज हैं जो कि नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड अथॉरिटी रेगुलेट करती है। 61 पे चलते हैं तो 61 पे बात करें तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। बेसिक तीनों का तीनों है। और एक बेसिक फार्मूला है कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट। इस फार्मूला के एप्लीकेशन से आपको यहाँ पे पहुंचना है और इसका आंसर डी है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, देखिए ये बेसिक है, इंडिया को सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप तक कनेक्ट करना है, लेकिन ईरान से होकर जाता है, ये सही है, आपको पता होना चाहिए। 63 का आप अगर बात करें तो देखिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहली बात की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर यूएसए है, ब्राज़ील नहीं। स्टेटमेंट 1 अपने आप में गलत है। जैसे ही स्टेटमेंट 1 गलत होता है एंड स्टेटमेंट 2 सही, यूएसए में कॉर्न होता है जबकि ब्राज़ील में फीड इथानॉल शुगर कैन फीड स्टॉक है, राइट। सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आप ये हो जाता है। देखिए 64 की बात करें तो एक टर्म है, की टर्म है, वेट बॉडी टेम्परेचर, वेट बॉडी टेम्परेचर। अगर इसके बात करें तो बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल लेवल दिखाता है जो कि एक ह्यूमन पर्सन या फिर एनिमल्स बियर कर सकते हैं। और इस टेम्परेचर को अगर एक्सीड करता है तो हाई ह्यूमिडिटी और हाई ह्यूमिडिटी वगैरह से अगर एक्सपोज होता है तो ये द सर्वाइवल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बी अफेक्टेड एज हीट थ्रू प्रेशर, ये सही है। देखिए फ्लडिंग वगैरह, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ड्रॉट, ये एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट तो है, लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर्स का ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, ठीक है। सो हम सिर्फ 2 पे जाएंगे, सो 64 का 2 होगा। 65 की बात करें तो देखिए एक फॉर्मूला है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। वहाँ से ये आपको कैलकुलेट करना, और एक ही फॉर्मूला पे 2 सवाल आया है। तो 65 का ए होगा। 48,500 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 66 पे चलते हैं। देखिए फिनांस कमीशन, ये क्वेश्चन जिसने भी हिम्मत करके पढ़ी होगी, और वो देखिए ये तो आपको पता है ना कि 45% ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट, ये है, ये नंबर है ही नहीं, 45% है ही नहीं। एग्जैक्टली अगर आपने बी भी 2 एलिमिनेट कर दिया होगा, देखिए जैसे ही आप 2 एलिमिनेट करते हैं तो सी पे आप पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली 1, 3 एंड 4 आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। सो 66 का सी है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड आईबीआरडी की बात करें तो पहला सही है, लेकिन अगर दूसरा स्टेटमेंट कहे कि सिर्फ यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज में पॉवर्टी एलिवेशन का काम करता है, तो ये गलत है। और जैसे ही आप 2 एलिमिनेट करते हैं 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। सो 67 का सी है। आरटीजीएस और एनईएफटी की बात करें तो आरटीजीएस इंस्टेंटेनियस है, एनईएफटी जो है टाइम लेता है, आपको पता है। बी की बात करें तो बोलता है कि आरटीजीएस जो है न्यूआर ट्रांजेक्शन के लिए पैसे काटता है, यानी मेरे पास आरटीजीएस से पैसे पा रहे हैं तो मैं कॉस्ट लगेगा, ये स्टेटमेंट गलत है।
टू, और थर्ड है कि आरटीजीएस में ऑपरेटिंग टाइम रिस्ट्रिक्टेड है, लाइक सर्टेन डेज पे, ये सही है बिल्कुल। बैकएंड में अगर स्पेशली मेंटेनेंस होता है या फिर अगर हॉलीडेज होता है तो रिस्ट्रिक्टेड होता है आरटीजीएस, लेकिन एनईएफटी के साथ ऐसा नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज 1 and 3 एंड द 68 का सी होगा। आप देख लीजिए यूपीआई कितने कंट्रीज में, जिस जिस जो गिवन ऑप्शन है यूपीआई किसने यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश ने मना कर दिया था, और बांग्लादेश के अलावा जर्मनी भी यूज नहीं करता, बाकी यूएई तो करता है, आपको पता होगा, फ्रांस एंड सिंगापुर है। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें से सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जो करती हैं, तो 69 का बी हो जाएगा। पीएम सूर्य घर घर मुफ्त बिजली योजना, अगर सिर्फ आपको ये फैक्ट पता हो कि 1 करोड़ सोलर रूफटॉप करना है तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसका पेरेंट होगा, तो आपको ही पता है। एम देखिए कितना जनरल है। सो 70 का तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, एंड 1 2 एंड 3 यानी 70 का डी होगा। 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल इंस्टॉल करना है। चलिए 71 में चलते हैं। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, गांधी जी ने कहा था जब वो सॉल्ट लॉ डांडी मार्च के टाइम पे वायलेट किए थे पब्लिकली। सो 71 का बी होगा। डांसिंग गर्ल ब्रोंज से बनी हुई है मोहनजोदारो की, ये आपको पता ही है। एंड चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद लीगल डिफेंस की बात करें तो मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत मिलके डिफेंस प्रोवाइड किए थे। अगर बात करें कि हरिजन्स को पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम में गांधी जी इंक्लूड किए थे पूना पैक्ट के बाद, ये आप याद रखें, ये मतलब 74 का ए होगा। 75 की बात करें तो पोर्चुगीज कौन लेके आए थे। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ने वाला है, बट आप इसका करेक्ट आंसर कि ये तीनों में से 2 है जिसको पोर्चुगीज लेकर आए थे अपने साथ। और बात करें कि गिवन 76 में कौन से कंट्रीज हैं जहाँ पे मोर देन 4 टाइम जोन है, तो सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे मोर देन 4 टाइम जोन है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, आपका 76 का डी होगा। 77 पे चलते हैं। 77 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। 78 सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का फाउंडर पेरियार ईवी रामास्वामी नहीं कर, देखिए ये स्पेक्ट्रम के पीछे जो टेबल है जो मैंने आपको बोला था कि पढ़ के जाना है, वहाँ पे ये दिया हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा। डायरेक्ट सवाल है, जी सवाल है, तो 78 का ये है। 79 पे आप आते हैं तो पूछते हैं, ये देखिए मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ने वाला है अनटी अनलेस कि आपका ज्योग्राफी ऑप्शन ना हो। तो ऑल आर करेक्टली मैच, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो तीनों करेक्टली मैच है, तो 79 का सी होगा आंसर। अगर 80 का बात करें तो देखिए 80 में हमने सर्दिनिया एक आइलैंड है इटली में, हमने मैपिंग में पढ़ा था। और मलोरका ये स्पेन की टेरिटरी है, नॉर्मैंडी फ्रांस की टेरिटरी है, तो ऑल आर इन करेक्टली मैच। तो इसका जो 80 का जो करेक्ट आंसर है ना, कोई भी करेक्टली मैच नहीं है। 81 की बात करें तो देखिए अगर आप दोनों स्टेटमेंट पढ़ें और स्टेटमेंट 1 को पढ़ने के बाद बिकॉज लगाएं तो स्टेटमेंट 2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनता है। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, सो 81 इज करेक्ट। अब देखिए कवच के बारे में पूछा गया है, तो कवच इंडिजिनस सिस्टम है, जर्मनी का नहीं है। आप 2 अगर एलिमिनेट कर देते हैं, सॉरी पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पहला तो कि टू होना चाहिए आपके आंसर में, और दूसरा है कि नेशनल रेल प्लान जो है फ्यूचर रेडी रेलवे बनाना है 2028 तक, तो देखिए 2030 तक ये विजन है। बाकी कवच जो है उसमें RFID लगा हुआ है, तो पूछा है कि गलत कौन सा है, तो 1 and 2 जो है वो गलत है। बाकी अगर देखें तो 83 में आए तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च की बात करें तो जितने भी स्पेस मिशन है, एक्सियम 4 स्पेस डेक्स गगनयान, तीनों माइक्रोग्रेविटी को इनकरेज करता है, तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। 84 पे आते हैं तो देखिए जो IC-7 ग्लोब मास्टर 3, ये तो आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। डोनियर 228 मैरीटाइम पेट्रोलर। IL-76 सुपरसोनिक नहीं है, ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट है, तो ये गलत मैच है, यानी सिर्फ हाउ मेनी पूछा है। देखिए हाउ मेनी और विच वन में आपको बहुत ध्यान अगर आपने दिया होगा तो बहुत सारे गलतियों से बचेंगे, तो इनमें से 2 करेक्टली मैच्ड है, तो बी होगा आंसर। अगर देखिए आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड यूज होता है, आपको पता ही है। 85 का ए आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे
बहुत लोगों के बहुत ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ा होगा, उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि ग्राउंड मेंशन्ड है कि इन्हीं ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड, मालाफिदे, पोवोस, ऐसे कुछ 3-4 ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पे जो जो प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को क्वेश्चन किया जा सकता है। तो जहाँ पे भी ग्राउंड मेंशन कर दिया गया, दैट इज वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को लिमिट, मतलब एक ग्राउंड मेंशन कर दिया है, लिमिट हो गया, ठीक है। सो ये तो डायरेक्टली गलत ही है, तो 86 का आपका ए होगा मेरे हिसाब से। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सो 86 का जो करेक्ट आंसर है 1 ओनली होगा। 87 पे आते हैं, देखिए अगर आप पढ़ते हैं तो ये स्टेटमेंट्स बड़े बड़े हैं, लेकिन एग्जैक्टली सारे चीज़ें डिस्कस्ड है लक्ष्मीकांत में, उससे बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं थी। ये आपको पता है, आउटगोइंग स्पीकर जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, ऑफिस ऑफ स्पीकर डिसॉल्व नहीं होता है, पिछला स्पीकर ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में वैकेंसी नहीं हो सकती, ऑफिस खाली नहीं रह सकता है स्पीकर का। तो जो आउटगोइंग स्पीकर है तब तक ऑफिस में रहता है जब तक कि न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग ना हो जाए, और उस फर्स्ट डे पे नई एक स्पीकर प्रोटम इलेक्ट होता है, जो भी आपको पता है। ये सही है, लेकिन यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट है कि कोई भी मेंबर अगर स्पीकर बनता है तो पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देगा। देखिए ऐसा है नहीं, हमेशा रिकमेंड किया जाता है, कमिटीज रिकमेंड करती है कि भाई ऐसा होना चाहिए ताकि स्पीकर को न्यूट्रल बनाया जा सके। तो ये गलत है, और जैसे ही आप इसको 2 को एलिमिनेट करते हैं बिल्कुल सही आंसर पे पहुंच जाते हैं। एंड 87 का करेक्ट आंसर है सी। देखिए थर्ड को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। अब देखिए 88 की, देखिए डिफेक्शन से सवाल है। डिफेक्शन हमने डिस्कस भी किया था। देखिए 10 शेड्यूल में जो भी मैटर है ना, उसका फाइनल डिसीजन प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेता है, प्रेसिडेंट का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। और बोलता है कि कोई मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए 57 के अमेंडमेंट एक्ट से डिफेक्शन जब डिस्कस किया गया था, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया था। सो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो करेक्ट आंसर आपका डी है, नीदर 1 नॉर 2। चलिए 89 पे चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है कि माइनर मिनरल भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, लेकिन स्टेटमेंट 1 देखिए कि कंसेशंस भी, मतलब माइनर मिनरल्स के केस में स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ कोई कंसेशन भी नहीं दे सकती है। ये तो एकदम से नहीं होगा ना, इतना एक्सट्रीम नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 2 जब 1 ही करेक्ट हो गया तो क्या देखेंगे आप, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन का सवाल ही नहीं आता। सो 89 का क्या होगा, 89 का करेक्ट आंसर होगा डी। 90 की बात करें तो नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज, ये यूरोपियन यूनियन ने इनेक्ट किया है। 91 पे चलिए, 91 का करेक्ट आंसर है आपका पंचायत का। पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है कि पंचायत ऑल इंटरमीडिएट में तीनों लेवल पे होंगे, है ना, ये ऐसा नहीं है, तो तीनों नॉट करेक्ट है। 30 ईयर्स से 21 ईयर्स है, देखिए कितना बेसिक बेसिक सवाल पूछा है। तो आप जो है नॉट करेक्ट, देख इसको भी पढ़िएगा तो ये भी नॉट करेक्ट है। तो 91 का डी है, तीनों स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। बिम्स्टेक के बारे में पूछा हुआ है कि बिम्स्टेक के बारे में और करेक्ट आंसर पूछा हुआ है, तो सिर्फ बिम्स्टेक की मेंबरशिप के फाउंडिंग मेंबर में ढाका 99, ये गलत है। तो सिर्फ अगर आप देखें तो 92 का सिर्फ A1 सही है। अगर हम बात करें गांधी पीस प्राइज के लिए जूरी मेंबर की, तो ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है, बट इसका सही आंसर जो है वो सी है। 2 सी है, यानी 3, 4, 5 जो है ये जूरी मेंबर होते हैं अगर आपने अटेम्प्ट किया है। तो जी 94 की बात करें तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, 1 एंड 3 करेक्ट है, 2 जो है वो रॉन्ग है। 95 की बात करें तो 95 का आपको करेक्ट आंसर सी ए मिलेगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। 96 की बात करें तो 96 का करेक्ट आंसर जो है वो डी है, ऑल द पेयर्स आर करेक्टली मैच। ये डायरेक्ट सवाल है करंट अफेयर से। 97 की बात करें, देखिए यहाँ पे कैसे घुमाया है। अगर आपने स्टेटमेंट सही नहीं पढ़ा होगा तो आपने स्टेटमेंट 3 को भी करेक्ट माना होगा। इसने क्या किया है, सेम जो थीम है उसमें एक वर्ड को भी घुमा दिया, उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म को मल्टीकल्चरलिज्म बना दिया, बाकी हर वर्ड एग्जैक्ट है, और यहीं पे आप फंस गए होंगे। तो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है।
सो 97 का करेक्ट आंसर ए है, 1 एंड 2। 98 की बात करें तो देखिए, 98 की बात करें लोकपाल के बारे में है तो देखिए ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और देखिए सिर्फ सीजेआई जो है ये चेयरपर्सन हो सकता है, ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि सीजेआई हो सकता है, लेकिन ओनली सीजेआई हो, सीजेआई के अलावा भी स्पेसिफाई किया गया है कि और भी लोग हो सकते हैं जो चेयरपर्सन हो सकते हैं, तो ये यहाँ से ये गलत हो जाता है। सो बाकी अगर आप देखें तो इंडियन पब्लिक सर्वेंट चाहे दुनिया के वो अंटार्कटिका पे भी सर्व कर रहे होंगे, ये लोकपाल के दायरे में आते हैं, तो 1 भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, 2 भी इनकरेक्ट है, एंड 4 तो पूरा इनकरेक्ट है, तो जो सही बच जाता है वो 3 है, और सही जवाब ए है, यानी 98 का ए होगा। 99 की बात करें तो खो खो के बारे में है, तो ये दिल्ली इंडिया में होल्ड किया गया था। 2 और 3 रॉन्ग है, सो बेसिकली अगर आपने इसमें अटेम्प्ट किया है तो 99 का ए करेक्ट है। एंड 100 के बारे में बात करें तो 100 में जो अभिमन्यु मिश्रा वाला है, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल ग्रैंड मास्टर बने, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। सो 100 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। सो ये आपका 1 to 100 जो भी करेक्ट स्टेटमेंट मतलब सॉल्यूशन है वो है, और आई पार्डन फॉर द लेट अपडेट, बट आप मैच कर लीजिए, मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द आंसर वुड बी करेक्ट। सो थोड़ा लेट हुआ, बट थैंक यू वेरी मच।